हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। तो किंग्स और किंगडम्स क्या होते हैं ये आप सब जान ही रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th century. मैप वन shows the major ruling dynasty in the different parts of the subcontinent between 7th and 12th century. तो यहाँ पे बहुत सारी जो डायनेस्टीज है वो उभर के आई 7th century के बाद में, और इन सारे जो डायनेस्टीज है इसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ मैप में दिया हुआ है 7th century से लेकर 12th century तक जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं वहाँ कौन सी रूलिंग डायनेस्टीज थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो साउथ वाला पार्ट तो हम पहले भी देख चुके, चोलास, चेरास एंड पांड्यास वाला जो हम पहले भी देखे हैं। राष्ट्रकूटास के बारे में हमने देखा था। यहाँ पे देखेंगे गुजर, ये जो एरिया है जो दिल्ली वाला साइड का एरिया है वहाँ पे गुजर प्रतिहाराज है, चंडेलाज है, यहाँ जो अभी के डेट में उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, परमाराज है, यहाँ पे अनारता है, चामानास है। तो ये सारे जो, और ये कन्नौज जो है ये मेजर प्लेस है, कैपिटल सिटी है, प्रयाग है, बनारस है। तो ये पालास है, ये जो ईस्ट साइड है वहाँ पे पालास है, परहार है। तो ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब जो किंगडम्स है और ये सब जो सिटीज़ हैं उनके बारे में हमको आगे चैप्टर में देखना है। तो द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, जो नई नई डायनेस्टीज है वो कैसे उभर के आई है उनके बारे में देखना है। बाय 7th century देयर वे बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे 7th century के आते आते जो है बहुत बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स मतलब जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, और वॉरियर्स चीफ जो सेना के जो प्रमुख है वो डिफरेंट जो रीजन है वो सब कॉन्टिनेंट में उभर के आने लगे। तो एग्जिस्टिंग किंग जो पहले के किंग है ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समानतास। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। जो पहले के जो किंग है वो इनको किसकी उपाधि दी जाती थी, देते थे अपने सबऑर्डिनेट, मतलब अपने जस्ट नीचे वाले के अधीनस्थ, अपने अंडर अधीनस्थ की उपाधि इनको देते थे। और ये एक्सपेक्ट करते थे, जो किंग्स है वो एक्सपेक्ट करते थे जो सबऑर्डिनेट है वो उनके लिए क्या लेके आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे, और उनके जो कोर्ट में उन पर प्रेजेंट रहेंगे। और जब भी जो उनको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए रहेगा, मतलब कोई लड़ाई हो रही है तो उनको सेना की जरूरत है तो वो उनको प्रोवाइड करेगा। एज समनातास गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देम एज महासमनातास और महामंडलेश्वरा द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। तो जैसे जैसे जो है समनातास जो है ये इनके पास पावर आते गया और वेल्थ आते गई, पैसा आते गया, तो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, महासमनातास और महामंडलेश्वरा, मतलब जो उस रीजन का है वो क्या हो गया, मुखिया। एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। तो अब कुछ समय ऐसा हो जाता था कि वो इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो खुद को ही मतलब अलग अलग करके अपने आप को एक राजा के समान मानने लग जाते थे। तो वैसे ही एक इंस्टेंस, मतलब एक एग्जाम्पल, एक वाक्य यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार क्या हुआ, वन सच इंस्टेंस है ना, एक उसी तरीके की घटना के बारे में बताया जा रहा है। वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूटास इन डेक्कन। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे राष्ट्रकूटा किंग्स के बारे में अभी देखा हमने मैप में राष्ट्रकूटास के बारे में। तो राष्ट्रकूटा जो क्या थे, वो क्या थे, सबऑर्डिनेट थे चालुक्या से। तो चालुक्य कहाँ रूल करते हैं, कर्नाटका में। इन द मिड 8th century दांटी दुर्गा Rashtrakuta chief overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to rebirth of the sacrificer. Sacrificer मतलब जो यज्ञ करा रहा है, जो ये पूजा करा रहा है एज ए क्षत्रिय, इवन ही वॉज नॉट वन बाई बर्थ। तो यहाँ पे जो राष्ट्रकूटास है वो क्या है, किसके सबऑर्डिनेट थे, चालुक्यास के। चालुक्य कहाँ रूल करते थे, कर्नाटका में। तो उनका एक चीफ कौन था, दांटी दुर्गा। वो क्या किया, उन्होंने चालुक्य को क्या कर दिया, हटा दिया अपने, वो उनके अधीनस्थ थे लेकिन वो क्या कर दिया, चालुक्य को हटा दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया, एक सेक्रीफाइस परफॉर्म किया, एक संस्कार परफॉर्म किया जिसका क्या नाम है, हिरण्यागर्भा। तो ये जो इसका मतलब क्या है, ये इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए क्या है, ब्राह्मण जो है इसको परफॉर्म करेंगे। इसके बाद क्या होगा,
वो एज अ क्षत्रिय नहीं थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उनका क्या हो जाएगा, एक पुनर्जन्म हो जाएगा एज अ क्षत्रिय। मतलब इस यज्ञ को कराने के बाद वो क्या हो जाएंगे, एक क्षत्रिय के जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक हम पिक्चर देख लेते हैं। तो ये वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन। तो इट इज़ अ वर्क ऑफ राष्ट्रकूटा पीरियड। तो ये राष्ट्रकूटा के समय बनाया हुआ आकृति है, मूर्ति है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान का रूप दिखाया गया नरसिम्हा अवतार के रूप में, जहाँ पे नरसिम्हा अवतार में जो है वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। तो इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम। तो जैसे और केसेस में क्या होता था, जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज है, जो मतलब बड़ी बड़ी फैमिली है, जो ट्रेडर्स वगैरह की जो फैमिली है, वो क्या करती थी, अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज करके नए किंगडम्स बना लेती थी। जैसे कि एक इंस्टेंस दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कदम्बा मयूर श्रमन एंड गुजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा वेयर ब्राह्मणास। तो ये लोग क्या थे, ब्राह्मणास से, हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स एंड सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या थे, बाई बर्थ थे ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जो पूजा पाठ वाला काम करते हैं, जो ट्रेडिशनल उनका प्रोफेशन है पूजा पाठ करने का, रिचुअल्स परफॉर्म करने का, उसको छोड़ के वो क्या कर लिए, हथियार उठा लिया और किंगडम एक्स्टैब्लिश किए। कहाँ कहाँ, कर्नाटका में और राजस्थान में। तो रेस्पेक्टिवली मतलब यहाँ पे जो पहला वाला जो दिया हुआ है कदम्बा, ये कहाँ पे अपना किंगडम एस्टेब्लिश किए, कर्नाटका, और ये प्रतिहारा हरिचंद्रा जो है ये राजस्थान में। तो उसके बाद हमको देखना है एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम। तो यहाँ पे किंग्स की बात हो गई, किंगडम की बात हो गई, अब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य कैसे किया जाता था। Many of these new kings adopt high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraj, the Great King, Overlord of King, Tribhuvana, चक्रवर्तीन, द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स एंड सो ऑन। तो ये जो नए नए जो राजाज हैं वो अपने लिए बहुत हाई साउंडिंग, मतलब बहुत ही हाई फाई लगने वाला टाइटल जो है, जैसे महाराजा अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब धरती, चक्रवर्ती मतलब राजा। तो तीनों जो वर्ल्ड है उसका राजा अपने आप को मानते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, तो यहाँ पे इस तरीके के क्लेम्स करने के बावजूद दे ऑफर शेयर पावर विद देयर समनातास एज वेल एज विद द एसोसिएशन ऑफ पीसेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास। तो ये सब करने के बाद भी वो क्या था, अपना जो पावर है ना, वो एक ही मतलब व्यक्ति पावरफुल नहीं, उसके साथ जो है वो सबको मिलके वो इतना पावरफुल बना है। तो उनके साथ साथ कौन कौन रहते थे, उनकी जो समनाता, जो सबऑर्डिनेट है, और उनका जो एसोसिएशन है जिसमें पीसेंट मतलब जो खेती बाड़ी करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, जो ब्राह्मणास है, वो भी इसमें रहते थे। In each of these states, resources were obtained from the producer, that is peasants, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled मतलब उनको फोर्स किया जाता तो surrender part of what they produce. Sometimes they were claimed as rent due to lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from the traders. तो यहाँ पे जो है उनको रिसोर्सेज कहाँ से मिलते थे, पैसे कहाँ से मिलते थे, तो पैसे मिलते थे उनको जो प्रोड्यूसर्स है। तो प्रोड्यूसर्स जो किसान हो गए, खेती किसानी, जो कैटल्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, तो उनको क्या कभी कभी कंपेल किया जाता, फोर्स किया जाता था कि वो सरेंडर करे अपना जो भी उन्होंने काम करके जो कमाया है उसको अपने राजा के पास देने के लिए एज अ गिफ्ट, है ना, उनको कंपेल किया जाता था एज अ गिफ्ट और एज अ टैक्स। तो समटाइम्स दिस वर क्लेम्ड एज रेंट। तो यहाँ पे कुछ कभी कभी कैसे क्लेम किया जाता था, एज अ रेंट के तौर पे, कि मतलब अगर आप किसी के खेत में काम कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा वहाँ पे, रेंट। तो यहाँ पे वो अगर किसी लैंड में काम करते थे तो वहाँ पे उसको रेंट भी देना पड़ता था, और रेवेन्यू जो है, जो ट्रेडर्स हैं वो रेवेन्यू भी प्रोवाइड किया करते थे। तो यहाँ पे 400 टाइप के टैक्सेस के बारे में बताया गया है कि कितने प्रकार के टैक्सेस थे उस समय, 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। तो यहाँ पे जो चोला डायनेस्टी है जो तमिलनाडु में रूल करते थे, उनका एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें कितने टाइप के टैक्सेस बताए गए हैं, 400 टाइप्स ऑफ।
द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टैक्स इज वेटी, टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पे एक टैक्स के बारे में बताया गया है जो हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा उसका वर्णन किया गया है, तो उसका क्या नाम है, वेटी। तो वेटी जो है कोई कैश के फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में, मतलब आपको राजा के लिए बिना पैसों के काम करना है। और कदमाई, कदमाई भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो मतलब कदमाई का मतलब क्या है, लैंड रेवेन्यू। अगर किसी के पास लैंड है तो उसको उसका क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। देयर वेर ऑल्सो टैक्सेस on thatching the house, use of ladder to climb palm trees, assess on succession of family property etc. तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस हैं, उसमें से कुछ कुछ बताया, जैसे थैचिंग हाउस। तो जो छत बनाते हैं ना हाउस के, पहले ज़माने में क्या है, खपरे से या जो लकड़ी वगैरह पत्तों वगैरह से बनाते थे, उसमें भी टैक्स। और अगर कोई सीढ़ी चढ़ के जो पाम कट रही है, जैसे ताड़ी बोलते हैं ना, वो उसमें भी अगर चढ़ रहा है कोई, तो उसमें भी टैक्स देना है भाई। और अगर कोई फैमिली सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब एक फैमिली के जैसे कोई फादर है वो अपने सन को प्रॉपर्टी दे रहा है, तो उसमें भी टैक्स देना है। तो मतलब बहुत सारे टैक्सेस, कितने 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो दिस रिसोर्सेज वे यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। दे वर ऑल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स विच वेर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू acquisition of wealth in the form of plunder मतलब लूटपाट, and access to the land as well as trade routes। तो ये जो रिसोर्सेस है, ये जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे, वो क्या के लिए यूज़ करते थे, एक तो राजा के शौक के लिए है ना, जो राजा के किंग का एस्टेब्लिशमेंट, मतलब राजा के लिए जो भी मतलब सामान की ज़रूरत पड़ती थी वो सब के लिए, जैसे राजा के कपड़े हो गए, उनका महल हो गया, और क्या क्या बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए, उनके किले वगैरह बनाने के लिए। और जब लड़ाई होती थी उसमें भी ये यूज़ किया जाता था, लड़ाई होती थी उसमें यूज़ करते थे, तो वो एटलीस्ट फिर उससे क्या होता था, और वेल्थ आता था। मतलब अगर वो कहीं लड़ाई कर रहे हैं, अगर कहीं वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो जो दूसरा जो एरिया है जिसको वो कैप्चर करेंगे, जिस लड़ाई में वो जीतेंगे, वहाँ से वो क्या करेंगे, लूट पाट करके अपने लिए जो है वेल्थ लेके आएंगे। और जो ट्रेड रूट्स है, जैसे हमने सिल्क रूट वगैरह जो पहले देखा है, तो वो उसको भी वो अपने अंडर रखेंगे। अगर कोई लैंड रूट उनके अंडर है तो वहाँ से भी वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकेंगे। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज वे आर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। इन्फ्लुएंशियल मतलब जो बड़ी फैमिली जिनका नाम है, फंक्शनरीज मतलब जो फंक्शन करेंगे, जिस आदमी को जिम्मेदारी दी जाएगी, किसके लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, वो कहाँ से हुआ करते थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से। एंड द पोजीशन वेयर ऑफन हेरिडेटरी, दिस वाज आल्सो ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। तो ये जो पोजीशन है ये क्या होती थी, हेरिडेटरी, मतलब अगर पिता है तो उसके बाद उसका पुत्र जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और यही चीज़ जो है किसमें लागू होती थी, आर्मी के लिए भी लागू हुआ करती थी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हेल्ड दिस पोजीशन। और बहुत सारे केस में ऐसा होता था कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती थी, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं जो किंग्स के, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। तो अब हमको देखना है प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति हम 2 चैप्टर से देखते हैं, मतलब लास्ट वाले चैप्टर में भी देखा और हमने क्लास 6 में भी देखा कि प्रशस्ति क्या होती है। तो प्रशस्ति कंटेन्स डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो प्रशस्ति जो है, प्रशंसा की जा रही है, वो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा वो सही हो। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि हिस्टोरियन कैसे उसको बोलते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बताया है, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज ए वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब होता है साहसी बताना चाहते हैं, या फिर एक जो योद्धा जो हमेशा जीत रहा है वैसा बताना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस फेयर कंपोस्ट है ना, ये एग्जाम्पल के लिए, दिस फेयर कंपोस्ट बाय लर्नड ब्राह्मणास हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशस्ति जो है हमेशा सही हो ऐसा नहीं हो सकता। ये इस तरीके की से लिखी गई है जैसे रूलर्स अपने आप को जताना चाहता है, बताना चाहता है, जैसे कि वो अपने आप को साहसी बताना चाहता है, एक मतलब योद्धा बताना चाहता है जो हमेशा जीतता है। और ये कौन बनाता था, अभी ब्राह्मणास। और इससे पहले हमने जो प्रशस्ति देखा था वो कौन बनाता था, पोएट्स बनाते थे। और अब जो है प्रशस्ति कौन लिख रहा है, कौन बना रहा है, ब्राह्मणास। उसके बाद हमको देखना है द अचीवमेंट ऑफ नागाबट्टा। तो नागाबट्टा हमको देखना है। तो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब दिस अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज। यू रेड अबाउट प्रशस्ति ऑफ गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। तो इसके बारे में हमने लास्ट ईयर देखा था। तो यहाँ पे एक प्रशस्ति दी हुई है, 1 प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागाबट्टा द प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। एक्सप्लॉइट मतलब उसके जो अत्याचार है उसके बारे में। द किंग ऑफ आंध्रा, Saindhava, Sindh, Vidarbha, the part of Maharashtra, and Kalinga, the part of Orissa, fell before him even as he was a prince। तो ये प्रिंस के बारे में, मतलब जो प्रतिहारा किंग है
नागा भट्टा, वो क्या है, एक राजकुमार है। उसके बाद भी जो है ये सारे किंगडम्स जो हैं वो उसके आगे सिर झुकाते हैं। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चंद्र युद्धा द रूलर ऑफ कनौज। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा द पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्ता द पार्ट ऑफ गुजरात, अनर्ता मैंने आपको मैप में दिखाया था, मालवा द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराता फॉरेस्ट पीपल, तुरुष्का तुर्क्स, वत्सा मत्स्या बोथ किंगडम्स इन द नॉर्थ इंडिया। तो ये सारे लोगों के जो सारे जो किंगडम्स हैं और सारे जो लोग हैं उसके उनके ऊपर उन्होंने क्या है जीत पाई थी। तो ये क्या है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो किंग ऑफन्स अवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड्स, दिस फेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स व्हिच वे गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। तो यहाँ पे जो जिसको भी अगर जो भी ऐसी प्रशस्ति लिखता था, कौन ब्राह्मण से अगर ऐसी प्रशस्ति लिखते थे, राजा उनसे खुश होते थे, तो उसके बदले में वो उनको क्या देते थे, लैंड्स देते थे, जो जमीन है वो देते थे गिफ्ट के तौर पर। ग्रांट्स ऑफ लैंड मतलब गिफ्ट के तौर पर लैंड दिया। और ये इसको किस में रिकॉर्ड किया जाता था, कॉपर प्लेट में रिकॉर्ड किया जाता था और उनको दे दिया जाता था जिनको वो लैंड रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके के जो कॉपर प्लेट्स है उसमें ये लिखा जाता था। तो दिस इज द सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन 9th century, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। द रिंग होल्डिंग द प्लेट, तो यहाँ पे जो रिंग है होल्डिंग द प्लेट टुगेदर इज सिक्योर्ड विद अ रॉयल सील। तो ये जो रिंग है इसमें भी रॉयल सील लगा हुआ है, जो राजा का सील लगा हुआ है, टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। तो इसमें देखिए तो कहीं तमिल में लिखा हुआ है, कहीं पे संस्कृत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिस वाज गिवन विद द लैंड, तो यहाँ पे लैंड के साथ और क्या दिया गया है, मतलब लैंड मतलब एक जमीन का टुकड़ा नहीं, मतलब कितनी बड़ी जमीन दी जाती थी उस समय ग्रांट में, यहाँ पे वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ द लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोला। So we have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as planting thorny bushes। तो यहाँ पे बता रहे हैं demarcated मतलब हमने अलग कर दी है बाउंड्रीज, जो लैंड जो गिफ्ट में दिया जा रहा है, जो ऐसा ग्रांट दिया जा रहा है उसको कैसे अर्दन एम्बैंकमेंट, जैसे हमारी तरफ मेड़ बोलते हैं, जैसे मिट्टी का बाउंड्री बना दिया गया है और जो थॉर्नी ब्रशेस है उसको भी प्लांट कर दिया गया है। दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स। यहाँ पे क्या क्या लैंड में फ्रूट बियरिंग ट्रीज, जो लैंड जो उनको ग्रांट में मिल रही है इसमें देखिए क्या क्या है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज, वाटर लैंड, गार्लैंड्स, ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड मतलब फलों के बगीचे, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस, पास्चर लैंड, पास्चर मतलब जहाँ पे कैटल्स को फीड कराने के लिए जो घास वगैरह होती है ना उसको पास्चर लैंड बोलते हैं। विलेज एंड एंट हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, डिचेस, रिवर्स, लिटिल एडन लैंड्स, टैंक्स, ग्रैंडरीज, फिश पॉन्ड, बी हाइव्स एंड डीप लेक। सो इतनी सारी जो चीज़ें हैं उस लैंड में हैं। He who received the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by judicial offers as fines, the tax on the betel leaf, betel मतलब पान के पत्ते, that on woven cloth as well as vehicles. He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small well dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canals, construction for irrigation, and he should ensure that water is not wasted and that embankments are built. तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज दी हुई थी और जो जिसको ये लैंड मिल रहा है वो क्या कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है, वहाँ पे जो रूम्स वगैरह बना सकता है, 2 स्टोरी का रूम्स बना सकता है जिसमें वो बेक ब्रिक्स यूज़ कर सकता है, वो यहाँ पे क्या क्या प्लान कर सकता है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिस्टेड की गई है। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem that containing the history of kings who ruled over Kashmir। तो जैसे कि मतलब इस सेंचुरी की जो बात हो रही है, इस ड्यूरेशन की बात हो रही है, एक मतलब अनयूजुअल थिंग भी मिला है, क्या लॉन्ग संस्कृत पोएम मिला है, किसके बारे में, किंग ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का जो राजा है उसके बारे में। इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड खलाना। तो खलाना ने इसे कंपोज किया है। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्ली हिस्ट्री टू राइट हिज अकाउंट। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति he was often critical about rulers and their policies। तो यहाँ पे जो खलाना ने लिखा है कश्मीर के राजा के बारे में, तो उसने बहुत सारे सोर्सेस को यूज़ किया है, इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस जो है। और जैसे कि पहले की जो प्रशस्ति है, जैसे कि इससे पहले जो हमने प्रशस्ति देखा उस तरीके का प्रशस्ति उसने नहीं लिखा है, उसने जो है जो सच्चाई है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। उसके बारे में देखना है वॉरफेयर फॉर वेल्थ।
You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. तो यहाँ पे हमने देखा कि हर जो रूलिंग डायनेस्टी है वो किसी स्पेसिफिक रीजन में और उसके साथ साथ जो है वो अदर एरियाज जो है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली. तो वैसे ही एक एरिया क्या था, कन्नौज, सिटी ऑफ कन्नौज. कन्नौज मैंने आपको दिखाया था और ये कहाँ पे, गंगा वैली. और जहाँ पे भी रिवर के बाजू में अगर साइड में जो भी सिटी रहती है वो क्या रहती है, बहुत ही रिच सिटी रहती है क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स अच्छे ग्रो होते हैं क्योंकि फर्टाइल लैंड रहता है. तो फॉर सेंचुरीज द रूलर बिलोंगिंग टू द गुजारा प्रतिहारा राष्ट्रकूटा पाला डायनेस्टी fought over control over Kannauj because these were three parties in this long drawn conflict. History often described as a tripartite struggle. तो यहाँ पे ये जो कन्नौज वाला जो एरिया है गंगा वैली में, इसमें सालों तक, सालों मतलब कितने सारे सेंचुरीज, मतलब 100 सालों तक जो रूलर्स हैं, कौन कौन, गुर्जारा प्रतिहारा राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी, ये तीनों जो है उस लैंड के लिए क्या करते गए, लड़ते रहे. तो इस जो स्ट्रगल है, जो इस 100 सालों का जो स्ट्रगल है उसको क्या बोला जाता है, त्रिपाठी स्ट्रगल. As we will see पेज 60 to 66 में हम बाद में देखेंगे. रूलर्स also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. तो chapter 5 में हमें पूरे टेम्पल्स के बारे में देखना है. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो रूलर्स है वो अपना पावर दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास बहुत पावर है, हमारे पास बहुत पैसा है, रिसोर्स मतलब पैसा है, लार्ज बहुत बड़े टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए. तो वो क्या करते थे, वो एक दूसरे को जब भी अटैक करते थे, अगर कोई रूलर अदर रूलर को अटैक कर रहा है तो सबसे पहले टारगेट किसी को करता था, टेम्पल्स को टारगेट करता था. और टेम्पल्स के पास बहुत पैसा भी रहता था. जैसे कि हमने पहले देखा है कि टेम्पल्स में लोग जो गिफ्ट्स वगैरह चढ़ाए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें जो है हम पहले देख चुके हैं कि टेम्पल्स में क्या क्या चढ़ाया जाता था. तो वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान. ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 and extended control over Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent. तो वैसे ही एक रूलर के बारे में बताया गया है. कौन है ये रूलर, मोहम्मद ऑफ गजनी. तो ये अफगानिस्तान का रूलर था और इसने कब से कब रूल किया, 997 से 1030 तक. तो इसने बहुत सारे जो एरिया है उसको कंट्रोल करके रखा था, जैसे पूरा सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी इसने कंट्रोल करके रखा था. तो उसने क्या है, जो सब कॉन्टिनेंट में रेड करता था हर साल, मतलब रेड करता था मतलब लूटपाट करता था, हर साल करता था. और उसका टारगेट क्या होता था, वेल्दी टेम्पल, जो मंदिर जिनके पास बहुत सारा वेल्थ है, बहुत सारी धन संपत्ति है. तो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ ऑफ गुजरात. तो सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात का, वो उस समय का बहुत ही रिच टेम्पल था, वेल्थी टेम्पल था, उसको उसने अटैक किया. मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड सिटी और गजनी. तो उसने यहाँ से सारा सामान चुरा के, यहाँ से हीरे रत्न जेवरात सब चुरा के अपना ही एक कैपिटल सिटी बनाया जिसका नाम क्या है, गजनी. तो सुल्तान मोहम्मद was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Burni to write an account of the subcontinent. His Arabic work, known as Kitab-ul-Hind, remains an important source for historian. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. तो यहाँ पे जो सुल्तान मोहम्मद है उसको सिर्फ रेड करने में ही इंटरेस्ट नहीं था, लूटपाट करने में इंटरेस्ट नहीं था, उसको और किस में इंटरेस्ट था, तो यहाँ जो लोग रहते हैं, जो पीपल जिनके ऊपर वो कब्जा कर रहा है, उनके बारे में भी उसको इंटरेस्ट था. तो उसने अपना एक स्कॉलर रखा था, इंटरेस्टेड मतलब उन्होंने एक स्कॉलर रखा था इसी काम के लिए. क्या चीज़ के लिए, कि वो वहाँ के लोगों के बारे में लिखे. तो कौन सा स्कॉलर नाम है, अल-बुर्नी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल-बुर्नी. तो अल-बुर्नी मोहम्मद गजनी क्या, कौन से टेम्पल को उसने कॉन्कर किया, कब से कब उसने रूल किया, कहाँ से कहाँ उसका रूल था, ये सारी चीज़ें आपको जान के रखनी है. तो उसने एक अरेबिक वर्क लिखा, मतलब अरेबिक में एक बुक लिखी है, इसका क्या नाम है, किताबुल हिंद. तो ये जो किताबुल हिंद है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए, हमारी जो कंट्री है उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि मोहम्मद ऑफ गजनी ने उसमें क्या लिखवाया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो उसको कैप्चर कर रहा है उन लोगों के बारे में इसमें लिखा हुआ है. तो उसने और क्या किया, जो संस्कृत स्कॉलर्स है वहाँ यहाँ पे उनको भी कंसल्ट किया अपना एक अकाउंट लिखवाने के लिए.
तो उसके बाद द अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडिंग चामनास लेटर नॉन एज चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो हमने देखा था चाहमानास के बारे में, जिनको चौहान्स भी कहा जाता है, जो कहाँ रूल करते थे, दिल्ली और अजमेर में। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर किंगडम टू द वेस्ट एंड ईस्ट एंड दे वेयर अपोज्ड बाय चालुक्यंस ऑफ गुजरात एंड गधावालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द बेस्ट नॉन छामाना रूलर्स वाज पृथ्वीराज टू। तो ये जो छामाना रूलर्स हैं, जो चौहान्स हैं, वो कहाँ पे रूल करते थे, दिल्ली और अजमेर के साइड में, और वो अपना जो किंगडम है उसको कहाँ एक्सपेंड कराना चाहते थे, कहाँ फैलाना चाहते थे, वेस्ट में और ईस्ट में। तो वेस्ट में कौन मिलता है उनको, चालुक्य से लड़ना पड़ता है, और गधावाला से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। तो पृथ्वी जो ये छमाना रूलर्स है, चौहान रूलर्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, पृथ्वीराज थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कब से कब रूल किया, 1168 से 1192 तक। और इन्होंने क्या डिफीट किया, किसको हराया, अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191 में। तो यहाँ पे मोहम्मद ऑफ गोरी और पृथ्वीराज थ्री के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज थ्री जो है जीते कब, 1191 में। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर तो वो जीते, ठीक है, और इसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। यहाँ पे नहीं मेंशन हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इसे कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या है, मोहम्मद ऑफ गोरी अपनी पूरी सेना पूरा इकट्ठा करके नेक्स्ट ईयर और लेके आता है अपनी पूरी सेना, और पृथ्वीराज थ्री को क्या है, हरा देता है 1992 में, सॉरी 1992 में नहीं, 1192 में वो उसको हरा देता है। तो जो इसे कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। पता नहीं क्यों यहाँ मेंशन नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन और सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, ट्रेन नहीं टेरेन। तो यहाँ पे हमको क्लोजर लुक देखना है चोलास को, तो यहाँ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं होप करती हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसे लगे। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।